नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज है 14 अप्रैल 2024 और दिन है संडे। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। आज चूँकि संडे है इसलिए हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस रहता है वो साइंस वाली न्यूज़ के ऊपर रहता है। आज साइंस में देखा जाए तो कुछ कुछ मुद्दे की हम चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोविड-19 से रिलेटेड कुछ रिसर्च आई है। इसके अलावा आँखों के बारे में आया है कि अलग अलग जीवों की आँखों का विकास क्या अलग अलग टाइम पीरियड में हुआ है, इससे रिलेटेड एक रिसर्च आई है। इसके बाद हीट वेव का असर किस प्रकार से हमारे ऊपर पड़ रहा है और हीट वेव एंड अदर जो चीज़ें हैं, क्लाइमेट चेंज है, ये किस प्रकार से आपस में रिलेशन रखती हैं। इसके अलावा हम जायरो साइंस के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं न्यूज़ वाले हिस्से के अंतर्गत। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज के न्यूज़पेपर की। पहली जो न्यूज़ हम साइंस की देखने वाले हैं वो पिक्चर से ही क्लियर हो गई है। हम हीट वेव और समुद्र तल के लेवल का बढ़ना दोनों आपस में किस प्रकार से रिलेट करते हैं, इससे रिलेटेड न्यूज़ हम देखने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं 1998 और 2017 के बीच में जो हमको डेटा प्राप्त हुआ है। यहाँ पर टेम्परेचर तेज़ी के साथ में बढ़ा है। टेम्परेचर तेज़ी के साथ में बढ़ा है, इसका मतलब ये है कि प्राकृतिक आपदाएं भी तेज़ी के साथ में आई हैं। एक साथ में ही हीट वेव और एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म सी लेवल का राइज हो जाना, पार्टिकुलरली सेम कोस्टल लोकेशन में। इसका मतलब ये है भारत के हम तटीय इलाकों की तरफ में जाएं, ऐसे एरिया जो कि समुद्र से लगे हुए हैं, वहाँ पर यदि हीट वेव भी आ रही है, साथ ही साथ में शॉर्ट टर्म में सी लेवल राइज हो जा रहा है। ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिली हैं 1998 से 2017 के बीच में। यदि हम कंपेयर करते हैं प्रिसाइडिंग मतलब पास्ट 20 ईयर से, इसके पहले के सालों को उठा करके यदि हम देखेंगे ना तो उनमें उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 1998 से 2017 के बीच में तेज़ी के साथ में हीट वेव प्लस एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म सी लेवल इंक्रीज हमको देखने को मिला है। ऐसी जो घटनाएं हैं आने वाले टाइम पीरियड में और भी ज़्यादा होने वाली हैं, ऐसा राइटर का कहना है, ऐसा रिसर्च में बोला गया है। इस प्रकार के जो इवेंट हमको देखने को मिल रहे हैं ये 5 टाइम मोर्स हो सकता है, और भी ज़्यादा 5 गुना तेज़ी से आ सकते हैं 2025 से 2049 के बीच में। एक मॉडल्ड हाई एमिशन सिनारियो के हिसाब से यदि हम देखें तो इसका मतलब ये है जो एमिशन है हमारा बढ़ेगा और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ना 5 गुना बढ़ने वाली हैं। मतलब हीट वेव भी आएगी, तेज़ी के साथ में लू चलेंगी, गरम गरम लपटें, लोग उसमें बीमार पड़ेंगे। और दूसरा है समुद्र के टेम्परेचर समुद्र का जो वाटर लेवल है ना वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जो बर्फ़ जमी हुई है ठंडे इलाकों में वो पिघल करके समुद्र का लेवल को बढ़ाते जाएगी। कंकरेंट हीट वेव एंड एक्सट्रीम सी लेवल, शॉर्टकट में इसका नाम रखा गया है CHWESL। ऐसे इवेंट होते हैं जहां पर हीट वेव और एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म सी लेवल एक साथ में हमको दिखाई देता है सेम कोस्टल लोकेशन में, सेम टाइम पीरियड में। उस घटना को हम क्या बोलते हैं? उस घटना को बोलते हैं कंकरेंट हीट वेव एंड एक्सट्रीम सी लेवल। ऐसी घटनाएं यदि होती हैं तो जो कोस्टल में रहने वाले समुदाय हैं, कम्युनिटीज़ हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। येट देयर हैज़ so far been little research into the characteristic and occurrence of these event। लेकिन अभी तक इस मामले में बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाया है, ऐसा राइटर्स लोगों का कहना है इन मुद्दों के ऊपर में। 1998 से 2017 तक के पीरियड की हम चर्चा करने वाले हैं। इस दौरान में हमको क्या क्या देखने को मिला था, तो राइटर्स ने, वैज्ञानिक लोगों ने इंक्लूड किया है कुछ इवेंट, ठीक है, जैसे कि एक्सटेंडेड समर सीजन स्पैनिंग मई टू सितंबर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इस प्रकार के जो समर एक्सटेंशन हम देख रहे हैं, गर्मी बढ़ जाना, अधिक महीने तक हमको गर्मी लग रही है, तो ये
मई से लेकर के सितंबर के महीने तक हमको देखने को मिले हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। एंड बोला जा रहा है साउदर्न हेमिस्फीयर में यदि हम जाते तो नवंबर से मार्च तक ये एक्सटेंड हो गया है। साथ ही साथ ऑथर्स लोगों का कहना है लगभग 88% जो विश्व का कोस्ट लाइन है, विश्व की जितनी भी कोस्ट लाइन में रहने वाले लोग हैं उनका 88% हिस्सा CHWESL इवेंट को फेस कर रहा है 1979 से 2017 तक के पीरियड की यदि हम बात करें तो। एंड लगभग बोला जा रहा है कि 39% ऑफ कोस्ट लाइन रिकॉर्डेड ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द टोटल ड्यूरेशन ऑफ CHWESL कंडीशन। टोटल जितना भी कोस्ट लाइन एरिया है जहाँ जहाँ भी लोग रह रहे हैं उसका 39% हिस्सा ऐसा है, राइटर का कहना है, जहाँ पर काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है टोटल ड्यूरेशन ऑफ CHWESL में। इसका मतलब ये है पहले 2 दिन तक इस प्रकार की घटनाएं चल रही थी तो आज के समय में 10 दिन तक घटनाएं लंबी खिंच जा रही हैं 39% कोस्ट लाइन एरियाज में। तो 1998 से 2017 यदि हम कंपेयर करते हैं 1979 से 1998 के बीच में, बोला जा रहा है जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं ये और भी ज़्यादा बढ़त वाली स्थिति में हमको देखने को मिले हैं। अब हम रिलेशन को देखते हैं कि हीट वेव इंटेंसिटी, हीट वेव कितनी तेज है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ CHWESL इवेंट। गर्मी का बढ़ जाना, गर्म हवाएं चलना, लू चलना, तेज और भी ज़्यादा तेज, उसका क्या रिलेशन है CHWESL इवेंट के साथ में। और इसके पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि CHWESL क्या है। हीट वेव और समुद्र का लेवल यदि बढ़ रहा है एक साथ में तो उसको हम बोलते हैं CHWESL इवेंट। यदि 1% भी इंक्रीज होता है हीट वेव इंटेंसिटी में, इसको आप जोड़ करके देख सकते हैं कि 2% CHWESL इवेंट में वृद्धि होगी। उनके प्रोजेक्शन के हिसाब से देखा जाए, राइटर लोगों का सजेशन है जो ग्लोबल कोस्टल एरियाज है वो एक्सपीरियंस करते हैं लगभग 38 डेज ऑफ CHWESL कंडीशन। एवरेज कितने दिन इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं इसके बारे में राइटर लोगों ने कुछ सजेशन दिए हैं। कितने दिन हैं? 38 दिन ऐसे हैं जो कि गुजर रहे हैं इस कंडीशन में। एंड ईच ईयर बिटवीन 2025 से 2049, मतलब प्रोजेक्शन दिया जा रहा है इसमें कि आने वाले टाइम पीरियड मतलब 2025-2049 के बीच में 38 दिन हर साल ऐसे गुजरेंगे। एंड बोला जा रहा है कि 31 जो डेज है ना वो इंक्रीज हो जाएंगे कंपेयर टू हिस्टोरिकल पीरियड। पहले 31 हुआ करते थे जो कि बढ़कर के 38 हो जा रहे हैं। अब आथर्स लोगों का कहना है कि इस प्रकार की जो इवेंट एक साथ में घटित हो रहे हैं ये एक सिग्निफिकेंट थ्रेट पैदा कर रहे हैं कोस्टल कम्युनिटीज़ में, पार्टिकुलरली फ्रॉम द रिस्क ऑफ एक्सेस हीट टू ह्यूमन हेल्थ। एकदम तेज गर्मी लग जाना और गर्मी के चलते चलते लू की लपेट में आप देखते हैं कितने सियाने लोग, बूढ़े लोगों की डेथ हो जाती है। न्यूज़ में हम ये सब सुनते रहते हैं। उन्होंने ये भी नोट किया है कि जो कंट्रीज़ हैं जो कि ट्रॉपिकल एरियाज़ में आती हैं ये मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड रहने वाली, सबसे ज़्यादा असर इन्हीं के ऊपर में ही पड़ने वाला है, मतलब ट्रॉपिकल एरियाज़ में, और जो कोस्टलाइन वाले कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर ही ज़्यादा असर पड़ेगा। साथ ही साथ में जो लो मिडल इनकम कंट्रीज़ हैं वो भी प्रभावित होने वाले हैं। इसके बाद वाली साइंस की जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं ये हमारे आँखों के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसमें बताया जा रहा है कि क्या ये संभव है कि आँखों का विकास जैसे इंसान है या फिर अदर कोई एनिमल है उनकी आँखों का डेवलपमेंट अलग टाइम पीरियड में हुआ है और इंसानों की आँखों का डेवलपमेंट अलग टाइम पीरियड में हुआ है। इसके ऊपर ये रिसर्च आई है। तो जो आँखें हैं एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कई बार विकसित हुई हैं, इसके ऊपर ये रिसर्च आया है सामने। वैज्ञानिक लोगों ने डिस्कवर किया है एक ब्रिस्टल वर्म का विथ सच शार्प सीइंग आइज। ये पिक्चर आप देख सकते हैं। इस प्रकार के जीव जंतुओं का उन्होंने अध्ययन किया है। बोला जाता है कि इसकी जो आँखें हैं ना काफ़ी शार्प थी एंड
ये लोग क्या काम कर सकते हैं, ये जो मैमल्स हैं एंड अदर ऑक्टोपस हैं, तेज़ी के साथ में उनका ये पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेनार्डिस ब्रिस्टल वॉर्म की। वेनार्डिस ब्रिस्टल वॉर्म की यदि हम बात करें तो इनमें हमें एक सेट के रूप में आंखें दिखाई देती हैं। वॉर्म्स आई वे अबाउट 20 टाइम एज मच एज द रेस्ट ऑफ एनिमल्स हेड। अब इसकी आँखों की हम बात करें तो इसकी जो आँखें हैं इसके हेड की तुलना में बोला जा रहा है कि 20 टाइम्स 20 गुना साइज वाली हैं। आँखों का साइज इतना बड़ा है जबकि एनिमल का जो हेड है ना वो छोटा है। अब आप ये सोच लीजिए कि इसका दिमाग इतना छोटा है, सरल जीव होने के बावजूद इसकी दृष्टि चूहों या फिर चूहियों के बराबर होती है। इस प्रकार के जो वॉर्म्स होते हैं वो अल्ट्रावायलेट लाइट को देख सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। ये चीज़ इंडिकेट करती है जो पर्पस ऑफ इट्स आइज़ है, इसकी आँखों का विकास क्यों हुआ है, ताकि ये बायोलुमिनेसेंट सिग्नल का पता लगा सकें इन द अदरवाइज पिच ब्लैक नाइट टाइम सी। अंधेरे टाइम में भी इनको दूसरे खतरे को भांपने के लिए ये चीज़ का विकास हुआ है। यहाँ पर बायोलुमिनेसेंट सिग्नल्स की बात करें हम तो टिपिकली इसमें लाइट इंटेंसिटी में जो चेंजेस आते हैं उस चीज़ को शामिल किया जाता है। ये चीज़ जनरेट हो सकती है जैसे कि कंडीशन में कुछ बदलाव आ रहा है किसका, फोटोफोरस का 41, और बाय मैनिपुलेटिंग द इमीडिएट लाइट यूजिंग द एनाटोमिकल फीचर्स। एनाटोमिकल फीचर्स के चलते चलते यदि कोई लाइट में मैनिपुलेशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो उस समय में भी ये चीज़ जनरेट होती है। वहीं इस वॉर्म की बात करें तो इनका निर्माण काफ़ी सिंपल हुआ है, लेकिन इनमें एडवांस चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। दे हैव इवॉल्व्ड इन ए रिलेटिविटी शॉर्ट एवोल्यूशनरी टाइम स्पान ऑफ जस्ट ए फ्यू मिलियन ईयर्स। और बोला जा रहा है इनकी आँखों का जो विकास है ना कुछ मिलियन साल पहले ही हुआ है। इसका मतलब ये है उन्होंने डेवलप किया था अपनी आँखों को इंडिपेंडेंट तरीके से। एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन आइज एंड दैट डेवलपमेंट ऑफ विजन इवन विथ ए हाई लेवल ऑफ फंक्शन इज पॉसिबल इन ए रिलेटिवली शॉर्ट टाइम। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो कोविड-19 की बीमारी से रिलेटेड आई है। तो 21.2% इंसिडेंस हमको लॉन्ग कोविड के देखने को मिले हैं। ब्लड डोनर के डेटा से हमें जानकारी मिली है, इसमें 2,38,828 लोग शामिल हुए थे। यूएस में ये ट्रायल किया गया था। तो यदि हम ओमिक्रॉन की फर्स्ट वेव के पहले की बात कर लें तो जो न्यूक्लियोसिड एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रेजेंट थी लोगों में who have been naturally infected with SARS-CoV-19 वायरस। तो देखिए न्यूक्लियोसिड एंटीबॉडीज़ लोगों में पाई गई थी, ठीक है, जिनको नेचुरली तौर से कोविड-19 के ने क्या किया था, इन्फेक्ट किया था। SARS-CoV-2 की बात करें, अब ऐसे पार्टिसिपेंट जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है एंटीबॉडी के लिए, इनको हमने कैटेगराइज कर दिए थे एज ए नेचुरली इन्फेक्टेड, जबकि ऐसे व्यक्ति जिनमें इस प्रकार से while those who did not form the control group, आगे बोला जा रहा है कि एक डायग्नोसिस हुआ था कोविड-19 का एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा, या फिर पॉजिटिव कोविड-19 टेस्ट एक्सेप्टेड किया गया था एज ए एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन के तौर पर। कोविड-19 का डायग्नोसिस किया गया, पहचान करी गई कि है कि नहीं है, इसके लिए हेल्थ प्रोफेशनल का सहारा लिया गया था। अब 43.3% ऑफ इंडिविजुअल विथ कन्फर्म SARS-CoV-2 इन्फेक्शन
एक्सपीरियंस लॉन्ग कोविड-19। इसमें से अब जिन जिन का कन्फर्मेशन आ गया है तो 43% व्यक्ति ऐसे हैं जिनको लॉन्ग कोविड के लक्षण हमको दिखाई दे रहे हैं। यदि हम कंपेयर करते हैं 22% विथआउट ए हिस्ट्री ऑफ सार्स कोविड-19 इन्फेक्शन। जिनको पहले कभी नहीं हुआ था ना, उनमें 22% लॉन्ग कोविड-19 है, और जिनको हो चुका है उनमें 43.3% लॉन्ग कोविड-19 की बीमारी हमको देखने को मिली है। हालांकि ये जो अध्ययन किया गया था ये मेजरमेंट नहीं करता है एंटीबॉडीज़ का, कहाँ पर, सब्सिक्वेंट टाइम पॉइंट्स में, मतलब पार्टिकुलरली टाइम पॉइंट पे हमको जानकारी ये प्रदान नहीं करता है। एंड पोटेंशियली मिसिंग इंडिविजुअल हु वर इन्फेक्टेड आफ्टर ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन के बाद इन्फेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, उन लोगों की भी जानकारी यहाँ पर अच्छे से नहीं प्राप्त हो रहा है। अब हम बात करते हैं ऐसे लोग जो कि इन्फेक्टेड हुए हैं सार्स कोविड-19 2 से। इनमें से 84.5% ऐसे हैं जो कि अभी भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कोविड की बीमारी के लक्षण को, वाइल द सिम्टम हैड रिजॉल्व इन रिमेनिंग 15%। बाकी के जो 15% व्यक्ति बचे हुए हैं उनमें जो सिम्टम दिखाई दे रहे थे उनको हम रिजॉल्व कर चुके हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हमको देखने को मिले थे 23.6% में, जबकि 23.1% लोग ऐसे थे जिनको एक्सपीरियंस हुआ था कुछ प्रॉब्लम, जैसे कि उनको टेस्ट में चेंजेस आ जा रहा है, सूंघने में थोड़ा सा फर्क आ जा रहा है। एंड 15.8% लोग ऐसे थे जिनको कार्डियक और रेस्पिरेटरी सिम्टम हमको देखने को मिले, हृदय से संबंधित रोग या फिर कार्डियक सिम्टम हमको देखने को मिले थे। तो ये रिसर्च किया गया था कोविड-19 की बीमारी से रिलेटेड अमेरिका में, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आई थी। इसके बाद वाली जो साइंस हम देखने वाले हैं वो जीरो साइंस से रिलेटेड है। साइंस, ऐसा साइंस जो कि एजिंग से रिलेटेड है। इंसान कैसे करके बूढ़ा होते जाता है, क्या क्या परिवर्तन उसकी बॉडी में आते हैं, इसके अध्ययन को हम जीरो साइंस के रूप में जानते हैं। तो डॉक्टर डेनियल बेलेंस्की जो कि एक एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, कहाँ पर काम करते हैं ये, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में, ठीक है। इन्होंने एक टर्म का यूज़ किया था जीरो साइंस का, जीरो साइंस जिसका मतलब होता है गेरियाट्रिक और रिलेटेड टू द एज, एज से रिलेटेड जो अध्ययन है उसको जीरो साइंस बोला जाता है। उन्होंने एक नई कल्पना करी थी कि कैसे करके यदि कोई नोवल ब्लड टेस्ट कराएं, यदि हम, जो कि डिटरमाइन करता है पेस एट विच ए पर्सन इज एजिंग। ब्लड टेस्ट के माध्यम से उन्होंने पता लगाया कि भाई किस दर से व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है, इसका पता लगाया जा सकता है ब्लड की टेस्टिंग करके। इनके ग्रुप के द्वारा एक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी मेथड के माध्यम से उन्होंने कुछ चीज़ें फॉर्मुलेट करी थी, ठीक है। इनका कहना है कि जो फॉर्मेशन ऑफ मैथिल ग्रुप्स थ्रू एन एंजाइम इन डीएनए ऑफ सीनियर सिटीजन एंड फाइंड दैट हिज मैथिलेशन इज सेंसिटिव टू एजिंग। यहाँ पर एजिंग से व्यक्ति यदि बूढ़ा हो रहा है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मैथिलेशन। हमारी बॉडी में मैथिल्स ग्रुप का निर्माण चालू हो जाता है एक एंजाइम के माध्यम से। ये हमें सीनियर सिटीजन के डीएनए में देखने को मिला है। एंड ये जो मैथिलेशन है ये सेंसिटिव माना जाता है एजिंग को लेकर के, और इसी को उन्होंने रेफर्ड किया था एज ए जीरोजाइम। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में या फिर कोर्ट में किया जा सकता है, इसके ऊपर एक न्यूज़ आई है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके यदि हम कोर्ट में कोई कार्यवाही करते हैं तो इसमें भी हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, साथ ही साथ हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ भी है, ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने सैटरडे के दिन बोला है कि आज के समय में टेक्नोलॉजी
बढ़ते जा रही है, एडवांसमेंट चल रहा है टेक्नोलॉजी का। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इस्तेमाल यदि करते हैं जुडिशियल सिस्टम में, तो ये आने वाले समय में होने वाला ही, ये स्वागत योग्य है। ये इंडो सिंगापुर जुडिशियल कॉन्फ्रेंस में रिमार्क्स कर रहे थे, मतलब भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि हम ये चीज़ बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि कोर्ट एडजुडिकेशन में हम एआई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें एआई को इंटीग्रेट करना है मॉडर्न प्रोसेस के साथ में। इसमें इंक्लूडिंग है कोर्ट प्रोसीडिंग, कोर्ट में जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। इसने कुछ कॉम्प्लेक्स एथिकल एंड लीगल एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन की डिमांड कर दी है, ठीक है, और इसमें पूरी तरह से हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, एग्जामिन करने की ज़रूरत है। यदि हम एआई का कोर्ट जुरिडिक्शन में यूज़ करते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी भी और चैलेंज भी पैदा करता है, ठीक है, और इसमें काफ़ी डेलिब्रेशन करने की हमें ज़रूरत है। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है नॉन्स, मतलब होता है सूक्ष्म, न्यूआंस्ड। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने डिस्क्राइब किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज ए डबल एजेड स्वॉर्ड, तलवार है, दो-धारी तलवार है, सही भी और गलत भी दोनों यूज़ इसका हो सकता है। इसकी कैपेसिटी ऐसी है कि या तो आप इन्हेंस कर सकते हैं या तो फिर अंडरमाइन कर सकते हैं जस्टिस सिस्टम को। अब देखिए, जिसको एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज है ना, ये तो उसके लिए फ़ायदे की बात है, लेकिन अदर जो प्लेयर हैं, अदर जो सर्विसेज हैं, उनके लिए भी ये नए डोर खोलने का काम करती हैं, ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो ईरान से रिलेटेड आई है। पार्टिकुलरली यहाँ पर देखा जाए ना, ईरान जो कि एक मुस्लिम कंट्रीज़ है और यहाँ पर महिलाओं के ऊपर काफ़ी प्रतिबंध लगाए हुए हैं उनके कपड़े लत्तों को लेकर के। अभी हाल फिलहाल में फिर से देखा जाए, ईरान की पुलिस ने टाइट कर दिया है हिजाब के रूल्स को। महिलाएं यदि बिना हिजाब के निकलती हैं तो उनके ऊपर फिर से जुर्माना लग सकता है। ईरान की पुलिस ने अनाउंसमेंट किया है, ठीक है, जब एक नया क्रैकडाउन हुआ था सैटरडे के दिन, तो इसमें बोला जा रहा है ऐसी महिलाएं उस समय में क्या काम कर रही थी, इग्नोर कर रही थी कंट्री के स्ट्रिक्ट इस्लामिक ड्रेस कोड को। जबकि ईरान का सरकार का कहना है कि ये जो ड्रेस कोड है वो कंपलसरी है, आपको वियर करना पड़ेगा, हेड स्कार्फ करना पड़ेगा पब्लिक प्लेसेस में। आज से लेकर के देखा जाए तो जो तेहरान की पुलिस है एंड अदर प्रोविंसेस की बात करें, उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उनको कुछ उपाय अपनाने पड़ेंगे कि इस प्रकार से जो वायलेशन किया जा रहा है, ठीक है, लॉ से रिलेटेड जो कानून को तोड़ा जा रहा है, ऐसा कैपिटल के चीफ पुलिस का कहना है। ईरान की जो मोरालिटी पुलिस है, ठीक है, लोग उसको अच्छी नज़र से नहीं देख रहे हैं। उसी समय से जब ये जो प्रोटेस्ट जारी हुआ था 2022 में, ठीक, महसा अमीनी की डेथ हुई थी कस्टडी में। ए यंग कुर्द हु डाइड 3 days आफ्टर दे अरेस्टेड हर फॉर इलीगली वायलेटिंग द ड्रेस कोड इन तेहरान। उस महिला को ड्रेस कोड को लेकर के वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार किया था और पुलिस कस्टडी में ही उसकी डेथ हो गई थी। तभी से लेकर के आप देखेंगे किस प्रकार से आंदोलन भड़क उठा था महिलाओं को उनके अधिकारों की गारंटी को लेकर के। लोगों ने अपने हिजाब उतार करके खुले सड़क में जलाना चालू कर दिया था। इस प्रकार के प्रोटेस्ट हमको देखने को मिले थे।